ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 डिफरेंट सॉलिड्स में क्लासिफाई किया गया है। मतलब हमारे यूनिवर्स में जितने भी सॉलिड हैं जिसका शेप डेफिनिट है, पार्टिकल का अरेंजमेंट फिक्स है, काटने पर क्लीन क्लीवेज दे या मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू जिनका हाई है, रिजिड है, वो एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर शो करते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर रखता है और सॉलिड होने के सभी गुण को शो करते हैं। मतलब जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, फिक्स्ड शेप का जो सॉलिड है, उसे फिर 4 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। और 4 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किस बेसिस पर, किस आधार पर किया गया है? तो उनमें रहने वाले पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में लगाव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है और कितना चार्ज को वो फ्लो होने देते हैं, उस आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई किया गया है। जैसे वैसे सॉलिड जिनके पार्टिकल्स कैटायन और अनायंस हों। आइडिया स्टूडेंट, मैं फिर से बोल रहा हूं कि वैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें कंपोनेंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैटायन और अनायन हो, तो कैटायन और अनायन के मिलने से बनने वाले क्रिस्टलाइन सॉलिड को आयनिक सॉलिड कहते हैं। सिर्फ एटम के मिलने से बनने वाले क्रिस्टलाइन सॉलिड को कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं। मॉलिक्यूल के मिलने से बनने वाले क्रिस्टलाइन सॉलिड को मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। कर्नेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के मिलने से बनने वाले सॉलिड को हम लोग मेटालिक सॉलिड कहते हैं। कर्नेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो मैंने आपको बताया था। जैसे स्टूडेंट एकदम सिंपल में समझो, मैंने हालांकि डी ब्लॉक में ये सब पढ़ा चुका हूं, बट फिर भी कुछ जो नए स्टूडेंट है उनके लिए, मान लो स्टूडेंट की ये सोडियम एटम है, तो एटम के सेंट्रल पार्ट में क्या होगा आपका? न्यूक्लियस। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। और अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या होगा? 11 ही होगा। तो 11 इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज किया गया है? 2 8 1। मतलब फर्स्ट सेल में, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल या एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और आपका थर्ड सेल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक अकेला लास्ट बाहर का इलेक्ट्रॉन, उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बचा हुआ इनर सेल का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इन सभी को एक साथ कर्नेल कहते हैं। तो न्यूक्लियस और इनर सेल का इलेक्ट्रॉन जिसे कर्नेल कहा गया है, और एक अकेला आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा गया है। तो कर्नेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के मिलने से बनने वाले क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग मेटालिक सॉलिड कहते हैं। अब कैटायन और अनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आपने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या वैसे सॉलिड जिनमें पार्टिकल्स के बीच में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो, ऐसे सॉलिड को हम लोग आयनिक सॉलिड कहते हैं। उसके बाद आया, अगर एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो, तो ऐसे सॉलिड को, ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं। और अगर, यहां ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अगर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद हो या फिर वान डेर वाल फोर्स प्रेजेंट हो, तो ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वान डेर वाल फोर्स, ये जो 2 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड हैं, ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स में पाए जाने वाले यही 2 तरह के बॉन्ड हैं, तो या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा या तो वान डेर वाल फोर्स होगा। और जिन सॉलिड में इस तरह के बॉन्ड देखने को मिलेंगे, तो वैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड को मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा गया है। और फिर यहां पर मेटालिक बॉन्ड, मतलब जिस भी सॉलिड में हमें मेटालिक बॉन्ड देखने को मिलेगा, वैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग मेटालिक सॉलिड कहते हैं। उसके बाद आ जाइए स्टूडेंट, फिजिकल नेचर। ये जो आपके आयनिक सॉलिड हैं, ये हार्ड तो रहेंगे, लेकिन हार्ड होने के साथ साथ ये ब्रिटल होंगे। और ब्रिटल का कहने का मतलब है कि जिनमें प्रेशर लगाने पर, जिनमें फोर्स एक्सर्ट करने पर टूट जाएं। जैसे स्टूडेंट, आप एक छोटा सा एग्जांपल आप समझिएगा। जैसे मैंने एक चौक लिया, तो चौक जिससे आपके स्कूल में सर या मैम आके लिखती थी, अगर वो चौक जमीन पे गिरता था तो वो टूट जाता था। सोडियम क्लोराइड जो नमक है, नमक का जो क्रिस्टल है, जब आप उसे हाथ से दबाते हैं, वो होता सॉलिड है, लेकिन जब आप हाथ से दबाते हैं तो वो टूट जाता है। प्रेशर जब आप लगाते हैं, फोर्स जब आप लगाते हैं, तो वो टूट जाता है। तो वही कहा जा रहा है, वो हार्ड जरूर होंगे, लेकिन प्रेशर लगाने पर वो टूट जाएंगे, हार्ड एंड ब्रिटल होंगे। तो ऐसे सॉलिड को हम लोग कहेंगे कि आयनिक सॉलिड है। लेकिन फिर जो बहुत हार्ड होंगे, जिसे प्रेशर लगाने पर, फोर्स लगाने पर नहीं तोड़ा जा सकता है, जैसे डायमंड,
डायमंड स्टूडेंट आप प्रेशर लगाए हो उसके ऊपर या फोर्स लगाए उसके ऊपर, तो आपका बहुत ज्यादा की बात छोड़ दीजिए, नॉर्मल फोर्स नॉर्मल प्रेशर लगाइए जो आपके बॉडी में है, तो उस कंडीशन में वो नहीं टूटेगा। क्यों? ये अब वेरी हार्ड क्यों होता है? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तीनों एक्सिस में पार्टिकल अरेंज हो जाते हैं और इनके कारण से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए वेरी हार्ड हो जाते हैं। जहां तक बात रहा मॉलिक्यूलर सॉलिड का, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डर वाल्स फोर्स दोनों एक वीक बॉन्ड है, तो इसीलिए ये वीक बॉन्ड होने के कारण से ये आपका सॉफ्ट होते हैं। इनमें क्या है, ये हार्ड होंगे, लेकिन हार्ड होने के साथ साथ ये मैलिएबल होंगे और मैलिएबल होने के साथ साथ ये डक्टाइल भी होंगे। मैलिएबल होने का मतलब आप लोग जानते हैं कि जिसे पीट पीट कर चादर के फॉर्म में किया जा सके। डक्टाइल का मतलब आप जानते हैं जिसे खींचकर लंबे तार के फॉर्म में किया जा सके। तो ये मेटल है, मेटल है, इसीलिए ये हार्ड होने के साथ साथ मैलिएबल और डक्टाइल है, लेकिन ये हार्ड होने के साथ साथ ये ब्रिटल है, मतलब फोर्स लगाने से टूट जाएंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की आप बात कर लीजिए स्टूडेंट, मतलब करंट कैरिंग कैपेसिटी की बात कर लीजिए, तो ये तो आपका इंसुलेटर हो जाएगा, ये आपका इंसुलेटर हो जाएगा, ये भी आपका इंसुलेटर हो जाएगा। एक्सेप्शनली जो ग्रेफाइट है वो आपका गुड कंडक्टर है, एक्सेप्शनली यहाँ गुड कंडक्टर है, वरना ये तो आपका इंसुलेटर ही है, ये भी आपका इंसुलेटर है, ये गुड कंडक्टर है, ये गुड कंडक्टर है, ये गुड कंडक्टर है, मतलब अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने देगा और करंट का प्रोडक्शन देखा जाएगा। इसके अंदर से चार्ज फ्लो नहीं करेगा, इसलिए करंट का प्रोडक्शन नहीं होगा, इसके अंदर से भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा और ये आपका करंट का प्रोडक्शन नहीं देखा जाएगा। एक्सेप्शनली ग्रेफाइट है जो गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। और ये आपका कह सकते हैं कि ये सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं, लेकिन एक्वस या लिक्विड स्टेट में, एक्वस या लिक्विड स्टेट में ये आपका कंडक्टर होते हैं, एक्वस या लिक्विड स्टेट में आपका कंडक्टर होते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका एग्जांपल क्या है, डायमंड और ग्रेफाइट। इसका एग्जांपल क्या है, सॉलिड CO2, और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सॉलिड CO2 का दूसरा नाम है ड्राई आइस, ड्राई आइस। और आप जानते हैं CO2 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बीच में मॉलिक्यूलर सॉलिड ही होगा। जितने भी मेटल्स आप जानते हैं आज के समय में टोटल 95 मेटल्स हमारे पीरियोडिक टेबल में हैं, तो जितने भी मेटल्स हैं वो सब के सब आपके मेटालिक सॉलिड के आपके एग्जांपल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से उनका नेचर कैसा हो गया और वो करंट का प्रोडक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे। इस आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया गया। और उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आइए स्टूडेंट हम लोग अब इस चैप्टर में कुछ और नया टर्म्स को हम लोग स्टडी करते हैं।